मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नरेश डारा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज टॉपर्स पे। तो दोस्तों, आज है वो अपने साइंस के 3 टॉपिक से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन सारे अपन कवर करेंगे जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है वो सबसे ज्यादा है। 3 टॉपिक की मैं अगर बात करूं तो इनमें एक तो है ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय, दूसरा है मानव का रक्त, ह्यूमन ब्लड, और जो थर्ड टॉपिक है वो आपका है ग्लैंडुलर सिस्टम या ग्रंथि तंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ग्लैंडुलर सिस्टम, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, बहुत प्रकार के क्वेश्चन जो ग्रंथि तंत्र से बनते हैं। तो मैंने क्या किया है, इन टॉपिक को अपने चैनल पे बहुत अच्छे से डिटेल से पहले आपको पढ़ाया है। उसके बाद कल यानी 17 मई को मैंने एक टेस्ट रखा था। टेस्ट के अंदर चाहे आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो ना किया हो, लेकिन अगर आप इस सॉल्यूशन को भी देखते हैं, 20 क्वेश्चंस को भी पूरा देखते हैं, तो मैं श्योर हूं कि इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम दे लेना आपको देखने से जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? ऑप्शन दे रखे थे, एक था मोनोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, इस प्रकार के कुछ ऑप्शन थे। देखिए, ब्लड, ह्यूमन ब्लड जब मैंने पढ़ाया था आपको, डब्ल्यूबीसी के बारे में डिटेल से बताई थी, हर एक बात बताई थी। 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी मैंने आपको बताई थी। एसिनोफिल, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल रह गया, इसमें ऑप्शन में न्यूट्रोफिल नहीं था। ठीक है, तो देखिए ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी मैंने बताई थी। 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी में सबकी मैंने विशेषता बताई थी। मोनोसाइट के बारे में कहा था ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। किस आधार पर? आकार में। ठीक है, आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी अगर पूछा जाए कौन सी? मोनोसाइट। अगर पूछा जाए संख्या में सबसे ज्यादा कौन सी? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी? तो वो होती है आपकी न्यूट्रोफिल। कौन सी? न्यूट्रोफिल। ठीक है, और लिम्फोसाइट की विशेषता ये है कि ये क्या करती है? प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण अगर शरीर में कोई डब्ल्यूबीसी करती है तो वो होती है लिम्फोसाइट। एसिनोफिल के बारे में बताया था, एलर्जी वगैरह से रिस्पॉन्स करने के लिए जो डब्ल्यूबीसी कार्य करती है वो एसिनोफिल करती है। वैसे देखिए, डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षी क्षमता को बढ़ाना, लेकिन एसिनोफिल क्या करती है? जो एलर्जी वगैरह जो चीजें होती है उनके लिए स्पेशल रिस्पॉन्स कौन करती है? एसिनोफिल करती है। और बेसोफिल के बारे में बताया था, संख्या में सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम संख्या में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? बेसोफिल। सबसे ज्यादा संख्या में डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल। सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। प्रतिरक्षियों का निर्माण करने वाली डब्ल्यूबीसी, एंटीबॉडीज का निर्माण करने वाली डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी एसिनोफिल। ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन ये था कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह है, एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप दे रखा है क्या? AB नेगेटिव। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह है क्या है? AB नेगेटिव है। वह निम्न में से किस से रक्त ग्रहण कर सकता है? वो ग्रहण किस किस से करेगा? ऑप्शन था O पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन था AB पॉजिटिव, ऑप्शन C है B नेगेटिव, और ऑप्शन D था ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। देखिए समझिए बात क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि AB नेगेटिव है और उस व्यक्ति को क्या है? ब्लड की जरूरत है। ब्लड की क्या है? जरूरत है। AB नेगेटिव वाला क्या करेगा? ब्लड ग्रहण करेगा। अब अगर आपने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा है तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। कौन कौन से? A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग के अंदर मैंने पूरा डिटेल से बताया कौन किससे ब्लड लेता है, किससे नहीं लेता है, किससे ब्लड ग्रहण करता है, किसको ब्लड डोनेट करता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए, 2 बातें आपने जरूर पढ़ रखी होंगी, चाहे आपने ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ा या नहीं, कि O जो होता है वो सर्वदाता होता है। सर्वदाता का मतलब वो सबको ब्लड दे सकता है। और AB है वो सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है, यानी वो सबसे ब्लड ले सकता है, वो सबसे ब्लड ले सकता है। इस आधार पर आप ऑप्शन क्या करोगे? O वाला करोगे, क्योंकि आपको पता है AB सबसे ग्रहण कर सकता है, O सबको दे सकता है। लेकिन आपने गलती क्या कर दी? आपने गलती क्या कर दी?
आपने ये सिर्फ इस प्रकार की ABO, इसको सिर्फ ABO ग्रुपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ABO ग्रुपिंग। प्लस माइनस का बहुत फर्क पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत फर्क पड़ता है। ये RS फैक्टर के आधार पे होता है। पूरा जो अगर आपको डिटेल से समझना है तो वो क्लास देख लीजिए ह्यूमन ब्लड की, ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया आपको कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। जिनमें RS फैक्टर पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव माना जाता है, जिनमें नहीं पाया जाता उनका क्या माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। तो ध्यान रखना, जो O नेगेटिव होता है ना, सर्वदाता की अगर मैं बात करूं पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर, तो ऐसा नहीं है कि O पॉजिटिव सबको खून दे सकता है, O पॉजिटिव AB नेगेटिव को खून नहीं दे सकता। यानी कहने का मतलब है जो सर्वदाता होगा ना, यूनिवर्सल डोनर जो होगा, यानी जो सबको ब्लड दे सकता है, वो तो होता है O नेगेटिव। O नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे देगा। और AB पॉजिटिव है ना, वो किसी से भी ग्रहण कर लेगा। AB नेगेटिव वाला ध्यान रखना, नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव वाले से ब्लड ग्रहण कर सकता है, पॉजिटिव वाले से नहीं कर सकता। जबकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से भी ग्रहण कर सकता है। ये सारी चीजें वीडियो में आपको डिटेल से क्लियर हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक चीज देखिए, ये नेगेटिव है, AB नेगेटिव, पॉजिटिव वाले से लेगा क्या? नहीं ले सकता। इससे लेगा क्या? अब देखो ये भी AB है, ये भी AB है, ABO ग्रुपिंग के हिसाब से मैच हो रहा है। AB वाले से ब्लड ले या दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ बात किसकी आ गई? नेगेटिव पॉजिटिव की जब आ गई, तो ध्यान रखना ऐसा कभी नहीं होगा कि AB नेगेटिव वाला AB पॉजिटिव से ब्लड ले ले। हाँ, ऐसा हो सकता था, AB पॉजिटिव वाले को अगर जरूरत होती तो AB नेगेटिव वाला दे देता, ठीक है। पूरा मैं डिटेल से सर के लिए बता दूंगा इसके बाद में ट्रिक से। B नेगेटिव, बी है वो AB को ब्लड दे सकता है, आप जानते हो, और नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को दे सकता है, यानी B नेगेटिव आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी का तो कोई चांस ही नहीं। अब देखिए कैसे एक चित्र से आप याद रखोगे कौन किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। जो मैंने उस क्लास में भी आपको बताया था, सबसे ऊपर होता है O, उसके बाद है A, B और यहां होता है AB। मैंने क्या कहा था? ऐसे मान लीजिए ये कोई मकान है, 3 मंजिलें हैं, छत है। जो सबसे ऊपर है वो क्या करेगा? सबसे अपने नीचे वालों को डोनेट करेगा, यानी O है वो सबके ऊपर अपनी कृपा रख सकता है, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल सकता है। ऐसे ही क्या होगा, दूसरी मंजिल पे जो A और B है, ये अपने से नीचे वाले यानी AB को दे सकते हैं। लेकिन ऐसा उल्टा फ्लो कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि ब्लड है वो नीचे से ऊपर जाए। हमेशा क्या, मान लो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा है, तो होगा क्या? हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यानी O से सबके पास आ सकता है। ऐसे ही A से सिर्फ नीचे यानी AB के पास आ सकता है, B से भी सिर्फ नीचे यानी AB के पास आ सकता है। लेकिन AB से किसी के पास जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। लेकिन ये ग्रहण सबसे कर सकता है, इसलिए इसको तो बोलते हैं क्या? सर्वग्राही, यानी ये सबसे ग्रहण करने वाला। और इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। उसके बाद मैंने आपको रिसर्च फैक्टर के बारे में बता के पॉजिटिव नेगेटिव भी बताया था, क्या पॉजिटिव होता है ब्लड ग्रुप, क्या नेगेटिव होता है, और क्या पॉजिटिव नेगेटिव का भी मिलान करना जरूरी होता है ब्लड लेते या देते टाइम। तो हाँ, ये भी जरूरी होता है, ठीक है, ये भी जरूरी होता है। ये कैसे जरूरी होता है, कैसे प्रभावित करता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन फिर भी हल्के टाइम में, कम टाइम में आप यहाँ फिर देख सकते हैं। देखो मैंने 2 चीज कही, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ठीक है। यहां सिर्फ मैं हल्के तौर पे यही बताऊंगा कि आपको कि RH पॉजिटिव है, अगर इसको जरूरत पड़ती है तो ये ले सकता है। RH पॉजिटिव है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। लेकिन RH पॉजिटिव वाला है ना, नेगेटिव वाले को अगर ब्लड देगा तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। RH पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी, वो सारी उस क्लास में आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, रक्त समूह है AB की विशेषता होती है, ठीक है। कोई भी ब्लड ग्रुप AB है उसकी क्या विशेषता होगी? 4 ऑप्शन मैंने आपको बता रखे थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जो बताया कि होता क्या है, कोई भी ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप कितने? 4 होते हैं, A, B, AB या O। अब आप कहोगे सर ये A, B, AB, O किस आधार पर रख दिए? ऐसे ही तो नहीं रख दिए किसी ने, ठीक है, कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे। तो ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप A उस ब्लड ग्रुप को बोलेंगे जिसके अंदर क्या पाया जाएगा? A एंटीजन होगा। क्या होगा? A एंटीजन होगा। ऐसे ही B उसको बोलेंगे जिसमें B एंटीजन होगा। AB उसे कहा जाएगा जिसमें A व B दोनों के दोनों एंटीजन होंगे। और O उसे कहा जाएगा, O या 0 उसे कहा जाएगा जिसमें ना ही तो A एंटीजन है और ना ही B एंटीजन है। दोनों ही अगर नहीं है तो उसे ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाएगा? O कहा जाएगा। तो ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप है वो हमेशा किसके आधार पर डिसाइड होता है? एंटीजन के आधार पर। आपको ऑप्शन में एंटीबॉडी दे रखा था, ठीक है, मैंने जो ऑप्शन बना के दिए इस आधार पे दिए कि AB ब्लड ग्रुप वो होता है जिसमें A और B दोनों एंटीजन होते हैं, A और B दोनों एंटीबॉडी होते हैं, दोनों ही एंटीजन नहीं होते हैं, दोनों ही एंटीबॉडी नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान क्या रखोगे कि जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है वो किस आधार पर डिसाइड होता है? उसके अंदर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पे, उस पे पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 था रोहगम प्रतिरक्षी। रोहगम प्रतिरक्षी का क्या काम होता है, इसको एंटी आरएचडी भी बोलते हैं, एंटी आरएचडी। ठीक है, फीमेल्स को ये इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और कब दिया जाता है, वो सारी रक्ताणु कोरकता नाम से एक बीमारी बताई थी। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस, रक्ताणु कोरकता। ठीक है, रुधिर रक्ताणु कोरकता भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने आपको पूरी डिटेल से बताई थी कि कोई भी लेडीज, ठीक है, कोई भी महिला मान लीजिए आप, जिसका आरएच क्या है, जिसका आरएच क्या है, नेगेटिव है, और उसके हस्बैंड का आरएच क्या है, पॉजिटिव है। अगर क्या होता है, इनके जो फर्स्ट बेबी है उसका भी आरएच क्या हो जाए, उसका भी आरएच क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, उसका भी आरएच क्या हो जाए। फर्स्ट डिलीवरी की बात है ये, फर्स्ट प्रेगनेंसी की। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी की। तो जब क्या होगी, डिलीवरी होगी, तो पॉजिटिव वाला ब्लड है वो नेगेटिव वाले में मिल जाएगा। और यही तो मैंने आपको बता रखा है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे पाएगा। यानी माता के शरीर में कैसा ब्लड गया, पॉजिटिव ब्लड गया, और पॉजिटिव ब्लड जाने से उसके शरीर में किसका निर्माण हो जाएगा, एंटीजेंस का निर्माण हो जाएगा। और जब भी सेकंड प्रेगनेंसी होगी, जब भी सेकंड प्रेगनेंसी होगी, तो वो बच्चा है वो जीवित नहीं बचेगा, या सेकंड प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बीमारी को रोकने के लिए, यानी ये जो पॉजिटिव ब्लड गया है उसके कारण मां के अंदर एंटीजन का निर्माण ना हो, उसे रोकने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे एंटी आरएचडी या रोहगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। और इससे किस बीमारी का बचाव होता है, तो इस बीमारी को कहा जाता है रक्ताणु कोरकता। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रुधिर रक्ताणु कोरकता में क्या होता है, तो रुधिर रक्ताणु कोरकता के अंदर जो दूसरा बच्चा है वो प्रभावित होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान सक्सेसफुल वो नहीं हो पाएगी। ठीक, डिटेल से ब्लड की क्लास में समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है। ठीक है, जो आरबीसी का दूसरा नाम था वो आपसे पूछा गया था। देखिए, तीन चीजें बताई थी मैंने ब्लड के अंदर, तीन प्रकार की कार्पल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, बिंबाणु जिनको बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। डब्ल्यूबीसी का अगर पूछा जाए तो वो होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। एक चीज और भी ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर शरीर में बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या शरीर में बढ़ जाती है, तो उस बीमारी को कहा जाता है ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया। साधारण भाषा में इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। आर्य भाषा में ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया किसकी अधिकता के कारण होता है, डब्ल्यूबीसी की अधिकता के कारण। ल्यूकेमिया और ल्यूकोसाइट मिलता जुलता नाम है, याद रहेगा। ल्यूकोसाइट की वृद्धि से क्या हो जाती है, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर, यानी डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। ये भी मैंने जब जो ब्लड होता है उसके जमने की प्रक्रिया बताई थी, ब्लड का थक्का बढ़ता है उसकी प्रक्रिया बताई थी, उसमें बताया था आपको कि जो प्लेटलेट्स होती है वो नष्ट होती है, और थ्रोम्बोसाइट के नष्ट होने से थ्रोम्बोप्लास्ट का निर्माण होता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, वो सारी प्रोटीन्स का काम पूरा डिटेल से समझाया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, पल्मोनरी धमनी का मुख्य कार्य क्या होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है किससे, ह्यूमन हार्ट से, ह्यूमन हार्ट से। ठीक है, मैंने आपको ये इस प्रकार का चित्र बना के ह्यूमन हार्ट बताया था। लंग्स हो गए, ठीक है, यहाँ इसको आप हार्ट मान लीजिए, हार्ट के 4 चैम्बर बना लिए, और यहाँ बॉडी। ठीक है, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर थी वो मैंने आपको बना के समझाया। होता क्या है, फेफड़ों से शुद्ध खून आएगा, और कहाँ आएगा, हार्ट के अंदर आएगा तो ऊपर वाले पार्ट में, आलिंद में। और जब भी हार्ट से निकलेगा तो किससे, नीले से। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले 2 आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले 2 क्या कहलाते हैं, नीले कहलाते हैं। ये डिटेल मैंने आपको बताई थी। लंग्स से आया, यहां होते हैं द्वितलीय कपाट, इसको आप लेफ्ट मान लीजिए। ठीक है, और इसको राइट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, राइट। लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये शुद्ध खून लेके आएगा, शुद्ध ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, द्वितलीय कपाट है, और यहाँ क्या होते हैं, त्रितलीय कपाट होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। त्रितलीय कपाट किस साइड पाया जाता है, तो राइट साइड पाया जाता है। आलिंद और नीले के बीच में कैसा कपाट पाया जाता है, त्रितलीय कपाट या ट्राइकप्सिड वालों पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन टेस्ट में था। अब देखिए, शुद्ध खून आया, ऑक्सीजन मिला हुआ, आलिंद में आया, आलिंद से किस में आया, इस नीले में पहुंचेगा, और नीले से कहां पहुंचेगा, बॉडी में। अब बॉडी में क्या होगा, शुद्ध खून पहुंचा, लेकिन ऑक्सीजन कहां में ले ली जाएगी, और बॉडी से क्या मिल जाएगी, इसमें CO2 मिल जाएगी। यानी ये अशुद्ध खून है, ये वापस कहां पहुंचेगा, हार्ट में पहुंचेगा। और हार्ट के अंदर जब भी ब्लड आना होता है किस में आएगा, आलिंद में। अब इस आलिंद से वापस निकल के कहां पहुंचेगा, नीले में होते हुए फेफड़ों में पहुंचेगा। ये कैसा खून है, अशुद्ध है, ये अशुद्ध खून है। और कहां पहुंच रहा है, हार्ट से लेकर, यानी इस
नीले से लेकर दाएं नीले से राइट जो आपका वेंट्रिकल है उससे लेकर कहां पहुंच रहा है, लंग्स में, फेफड़ों में पहुंच रहा है, किस लिए, शुद्ध होने के लिए। तो ध्यान रखना ये क्या होती है, धमनी होती है। मैंने कहा आपको दो चीजें बताई, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा। धमनी हमेशा क्या करेगी, हार्ट से खून लेगी और कहां पहुंचाएगी, बॉडी में। धमनी हमेशा हार्ट से खून लेगी और बॉडी में पहुंचाएगी। ये पाइप क्या कर रही है, हार्ट से खून ले रही है और फेफड़ों में पहुंचाने का मतलब बॉडी में पहुंचा रही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, धमनी। और ये धमनी फेफड़ों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम मैंने क्या रख दिया, पल्मोनरी धमनी। किसी को दिक्कत है क्या, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि जो क्या होगा, बॉडी से ब्लड लेगी, जो पाइप यानी ये पाइप बॉडी से ब्लड ले रही है और कहां पहुंचा रही है, हार्ट में, उसे क्या कहा जाएगा, शिरा कहा जाएगा। शिरा कहा जाएगा। अब देखिए ये क्या, ये शिरा नहीं है, ये शिरा नहीं है। बॉडी से यानी फेफड़ों से खून लेके हार्ट में पहुंचा रही है, क्या ये शिरा नहीं है? हाँ सर ये शिरा है। और ये शिरा फेफड़ों से जुड़ी है, इसलिए इस शिरा का नाम क्या है, पल्मोनरी। पल्मोनरी शिरा। हार्ट टॉपिक है तो पूरा डिटेल से बताया आपको, पल्मोनरी शिरा। लेकिन सर एक चीज की दिक्कत आ रही है, ये क्या करेगी, बॉडी से ब्लड कहां पहुंचाती है, हार्ट में पहुंचाती है। किसका काम है, ये शिरा का। लेकिन सर हमने तो ये पढ़ रखा है कि धमनी हमेशा कैसा खून ले जाती है, शुद्ध खून ले जाती है। धमनी हमेशा कैसा खून ले जाती है, शुद्ध। और शिरा हमेशा कैसा खून लेके जाती है, अशुद्ध। तो इसमें तो आप उल्टा बता रहे हो, ये तो शुद्ध खून है जो कि शिरा में बह रहा है और ये अशुद्ध खून है ये धमनी में बह रहा है। तो यही तो क्वेश्चन है, आ रही बात में, यही तो क्वेश्चन है बच्चों, यही तो पूछा जाता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र धमनी कौन सी, पल्मोनरी धमनी ही अपने बॉडी में ऐसी है जो क्या करती है, अशुद्ध खून ले जाती है। आ रही बात में, ऐसे भी पूछा जा सकता है, मानव शरीर में अशुद्ध खून का प्रवाह करने वाली एकमात्र धमनी कौन सी, पल्मोनरी धमनी। मानव शरीर में शुद्ध खून का प्रवाह करने वाली एकमात्र शिरा कौन सी, पल्मोनरी शिरा। आ रही बात में, जब भी पल्मोनरी नाम लग जाए ध्यान रखना फेफड़ों से जुड़ी है, और फेफड़ों से जुड़ी है वो काम उल्टा करती है। क्योंकि जो ब्लड का शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन होता है, उसमें ऑक्सीजन जो मिलती है ना, वो हार्ट में नहीं मिलती। हार्ट का काम सिर्फ एक मोटर की तरह होता है, पंप करना और खींचना। हार्ट क्या कराएगा, फेफड़ों से खींचेगा, पूरी बॉडी में पंप कर देगा, भेज देगा। ऐसी पूरी बॉडी से खींचेगा, वापस कहां भेज देगा, फेफड़ों में। उसमें ऑक्सीजन मिलना है, उसमें CO2 बाहर निकलना है। ये सारे काम कहाँ होते हैं, फेफड़ों में होते हैं, लंग्स के अंदर होते हैं। ठीक है, जो कोरोना वायरस है वो लंग्स को ही प्रभावित करता है, तभी सांस लेने में दिक्कत होती है। होता क्या है, ऑक्सीजन CO2 वगैरह इनका जो सही तरह विनिमय है, एक्सचेंज है, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पल्मोनरी धमनी है, वो धमनी होने के बावजूद अशुद्ध खून ले जाती है। और कहां से कहां ले जाती है, तो अशुद्ध खून है, सीधी सी बात है, फेफड़ों अशुद्ध खून है, सीधी सी बात है, कहां ले जाएगी, फेफड़ों में ले जाएगी। क्योंकि अशुद्ध खून कहां जाके शुद्ध होगा, फेफड़ों में शुद्ध होगा। ध्यान रखना, हार्ट से निकलेगी कहां ले जाएगी, फेफड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं आपका, परिसंचरण तंत्र का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, परिसंचरण तंत्र का पिता किसे कहा जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है। परिसंचरण तंत्र का पिता कहा जाता है विलियम हार्वे को। किसको, विलियम हार्वे को। ठीक है, कुछ लोगों का ऑप्शन था कार्ल लैंडस्टीनर, कुछ ने क्या कर दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक, तो ध्यान रखना, जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ब्लड ग्रुप एबीओ ग्रुपिंग होती है। अभी अपन ने जाना एबीओ ग्रुपिंग के बारे में, किसने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। और जो आरएच फैक्टर होता है जिसके आधार पर ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं, वो भी कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। लेकिन परिसंचरण तंत्र इससे अलग चीज है, ब्लड ग्रुप को परिसंचरण तंत्र नहीं कहते हैं। तो ध्यान रखना, परिसंचरण तंत्र का पिता कौन है, विलियम हार्वे है, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, ब्लू व्हेल मछली के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है काफी। देखो, जितने भी जो स्तनधारी होते हैं ना, मैमल्स होते हैं, मैमल स्तनधारी होते हैं, उनके हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। मानव भी क्या है, स्तनधारी, और उसके हार्ट में भी कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में त्रितलीय कपाट पाए जाते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, त्रितलीय कपाट है वो राइट साइड पाए जाते हैं, द्वितलीय कपाट है लेफ्ट साइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानव में पाई जाने वाली मानव का परिसंचरण तंत्र कैसा है। परिसंचरण तंत्र यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है कैसा। ऑप्शन आपको दे रखे थे, एक तो था सिंगल यानी एकल परिसंचरण तंत्र, एक था डबल परिसंचरण तंत्र। और डबल भी 2 प्रकार का होता है, ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज। और एक था इनकम्प्लीट डबल। देखिए समझिए इन चीजों को, होता क्या है। मानव का जो परिसंचरण तंत्र है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसा है, डबल है। डबल किस आधार पर मैं बोल रहा हूं कि एक हृदय चक्कर होगा, उसमें ब्लड है वो एक चक्कर में, रक्त है वो हृदय में कितनी बार आता है, 2 बार आता है।
ठीक है, अभी वो मैं चित्र मिटा चुका हूं, वरना आप देख सकते थे पहले क्या हुआ, फेफड़ों से हार्ट में आया, फिर बॉडी में जाके वापस हार्ट में आया और फिर फेफड़ों में गया। यानी ब्लड का पूरा जब एक चक्कर हुआ, फेफड़े से निकलकर वापस फेफड़े तक पहुंचेगा ना ब्लड, तो हार्ट में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और ऐसे परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आई बात? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहेंगे जिसमें रक्त है वो एक चक्कर में, सिर्फ एक चक्कर या एक साइकिल के अंदर क्या करेगा, हार्ट के अंदर 2 बार अगर जाता है, 2 बार प्रवेश करता है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, डबल होगा। दूसरी चीज ओपन या क्लोज, क्लोज बंद परिसंचरण तंत्र उसे कहेंगे। हार्ट जो अपना ब्लड है वो या तो धमनी में बह रहा है या शिराओं में बह रहा है, और ये बात सुनिए, खुला नहीं बहता है पूरी बॉडी में, जो आउटसाइड लीकेज है ब्लड की वो नहीं होती है। यानी एक क्लोज सर्किट के अंदर, एक बंद जो सर्किट होता है उसके अंदर बहता है, इसलिए जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस कैटेगरी में आता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र में, और बंद भी कैसा, दोहरा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे है ग्रंथि तंत्र से 5 क्वेश्चन लिए गए ग्रैंडुलर सिस्टम से। इसको देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी नलिका युक्त ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी नलिका युक्त ग्रंथि। देखिए मैंने ग्रंथि 3 प्रकार की बताई थी आपको। एक तो होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी, एक होती है आपकी बहिस्रावी या बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन, और एक होती है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, डिटेल से पूरा मैं पढ़ा चुका हूं, सिर्फ मोटे तौर पे देखिए। अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जिससे क्या निकलता है, हार्मोन, जिससे क्या निकलता है, हार्मोन। बहिस्रावी जिससे क्या निकलता है, एंजाइम। और मिश्रित जिससे हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है, दोनों निकलते हैं, वो होती है मिश्रित। इनमें देखिए, हार्मोन जिस ग्रंथि से निकलता है उस ग्रंथि में कोई भी नलिका नहीं पाई जाती, कोई भी नलिका नहीं पाई जाती, नलिका मुक्त, और इसमें नलिका पाई जाएगी। ठीक है, जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है जिससे एंजाइम निकलता है उसमें क्या पाई जाती है, डक्ट्स पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, मैंने क्या पूछा, सबसे पहले इसके बारे में सुन लो आप। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना, अगर इनमें पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी, सबसे बड़ी, तो वो होती है थायराइड। कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, पूरी डिटेल से पढ़ा चुका हूं। सबसे अगर छोटी पूछा जाए, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, तो ये होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी, पीयूष ग्रंथि। ऐसे ही बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंदर अगर सबसे बड़ी पूछी जाए तो कौन सी होती है, लीवर या यकृत। और अगर सबसे छोटी पूछी जाए तो वो होती है स्वेद ग्रंथि या स्वेद ग्रंथि, इन्हें बोलते हैं क्या, स्वीट ग्लैंड्स। ठीक है, पसीने वाली जो ग्रंथि है, स्वेद ग्रंथियां हैं वो सबसे छोटी बाह्यस्रावी ग्रंथि, जिनसे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। सबसे बड़ी अगर बाह्यस्रावी पूछे तो लीवर है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछे तो थायराइड है, सबसे छोटी अंतःस्रावी पूछे तो पीयूष है, और मिश्रित ग्रंथि आप जानते हो मानव में सिर्फ एक ही पाई जाती है, कौन सी, अग्नाशय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछा था कि मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र ग्रंथि कौन सी है जिससे हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। तो आप जानते हो हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है, ऐसी ग्रंथि क्या कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। और ह्यूमन में सिर्फ एक ही मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है, वो है अग्नाशय। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, इस आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सर दिक्कत यह है कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी नाम ना दे, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी नाम ना दे और सीधा ही पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, लीवर है। ठीक है, सबसे बड़ी। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में भी सबसे बड़ी है लीवर, लेकिन थायराइड से भी बड़ी होने के कारण क्या कहा जाता है, अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो लीवर करोगे आप। अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, तो पीयूष ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे छोटी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी, तो स्वेद ग्रंथि। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक, टेस्ट में बहुत कम बच्चों का रिस्पॉन्स है वो ठीक ठाक था। ठीक, अच्छा तो बहुत कम का था ही नहीं, लगभग ये मानिए, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। जब टेस्ट हुआ फ्री में था, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं थी, ऊपर से प्राइज भी था। ठीक है, इसके बावजूद बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि वही निराशाजनक था। ठीक है, करना चाहिए था। दूसरा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी टेस्ट में किस हार्मोन का काम में लिया जाता है या किस हार्मोन के आधार पर किया जाता है। देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट किस आधार के आधार किस हार्मोन के आधार पर किया जाता है, किस हार्मोन के आधार पर किया जाता है। ग्रंथियां पढ़ाई थी मैंने, सबसे लास्ट में मैंने आपको ग्रंथियां बताई थी जो टेम्परेरी ग्लैंड्स होती हैं, अस्थायी ग्रंथियां होती हैं। मैंने कहा था ओनली इन फीमेल्स के अंदर पाई जाती हैं। और 2 प्रकार की ग्रंथियां मैंने आपको बताई थी, कार्पस लूटियम और प्लेसेंटा। बताया था या नहीं बताया था,
ये 2 ग्रंथियां मैंने आपको बताई थी। अरे बस। और मैंने ये भी कहा था जो 0 से 3 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसमें कार्पस लूटियम, और 3 से 9 मंथ की प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा। ये कार्पस लूटियम है, यही प्लेसेंटा में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उस 3 मंथ के बाद ये कार्पस लूटियम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाता है। इससे निकलने वाले हार्मोनों में भी मैंने आपको एक हार्मोन बताया था, कौन सा, HCG हार्मोन। कौन सा हार्मोन बताया था, HCG, ह्यूमन कोरिनोइक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ह्यूमन कोरिनोइक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या होगा, किसके द्वारा, कार्पस लूटियम के द्वारा स्रावित होगा। तो ध्यान रखना, जब प्रेगनेंसी श्योर होगी उसी टाइम क्या होगा, यूरिन के अंदर, यूरिन में HCG हार्मोन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ह्यूमन कोरिनोइक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसी आधार पर आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है वो कार्य करती है, यानी वो HCG का लेवल जांच करती है। एक निश्चित लेवल होता है, उससे अगर ज्यादा HCG मिल रहा है किसी के यूरिन में, दैट मीन्स शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परम शून्य ताप का मान क्या होता है। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। सर ये क्वेश्चन तो बायो का नहीं, हाँ बायो का नहीं है, लेकिन मैंने आपको ग्रंथि बताई थी, वो ग्रंथि की बात चल रही थी जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। कमेंट करके बताओगे कौन सी ग्रंथि होती है। ठीक है, मैंने कहा था एक ग्रंथि है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, कितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सारी चीजें बताई थी। उसी बात में टेम्परेचर की जब बात चली तो मैंने आपको ये बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, परम शून्य ताप क्या होता है या कितने डिग्री को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, परिभाषा तो अगर मैं बताऊं तो ये कहूंगा मैं मोटे तौर पर कि वह ताप जिससे तापमान को और कम नहीं किया जा सकता, या सबसे कम तापमान, सबसे न्यूनतम, उससे कम किया ही नहीं जा सकता, सबसे न्यूनतम। सैद्धांतिक रूप से तापमान का वह मान जिससे नीचे तापमान को नहीं ले जाया जा सकता, क्या कहलाता है, परम शून्य ताप। ऑप्शन में था आपका 0 डिग्री सेल्सियस। कई लोगों ने तो ये भी किया 0 डिग्री सेल्सियस। अरे माइनस में टेम्परेचर नहीं सुना क्या, -20 डिग्री, -30 डिग्री, तो 0 डिग्री परम शून्य कैसे हो सकता है, इससे भी नीचे जा सकता है तापमान। केल्विन कभी माइनस में नहीं जाता, ये भी मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन के आधार पे मैं बता रहा हूँ। जो लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, पीछे की क्लासें नहीं ली, सिर्फ उनके लिए, सिर्फ अगर क्वेश्चन करोगे तो आप क्या करोगे, केल्विन जो ताप होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, कभी भी माइनस में नहीं होता। यानी परम शून्य ताप या तो 0 केल्विन अगर दे रखा है तो वो क्या कहलाएगा, परम शून्य ताप कहलाएगा। या फिर ध्यान रखना 0 केल्विन किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अरे बात में अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है तो उसको आप क्या मानोगे, परम शून्य ताप मानोगे। -273 डिग्री सेल्सियस से नीचा तापमान आपने कभी देखा है तो बताना मुझे भी। ठीक है, कभी नहीं होता सैद्धांतिक रूप से। -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान और 0 केल्विन से कम तापमान भी कभी नहीं होता, क्योंकि 0 केल्विन और -273 केल्विन एक ही बात है। अगर आपने वो क्लास लिए तो आपको डिटेल से समझ में आ रहा होगा, सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना, केल्विन में बदलना, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्थ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, बर्थ हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, ये होता है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मैंने लगभग 8 से 9 हार्मोन आपको बताए थे, सारे हार्मोन मैंने आपको डिटेल से करवाए थे। ठीक है, उनमें एक हार्मोन कौन सा था आपका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी था। इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। जो गाय भैंस को दूध निकालने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो भी ऑक्सीटोसिन होता है। ये क्या करता है, जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, उनके द्वारा जो दूध बढ़ाया जा चुका है उसके सेक्रेशन के लिए भी क्या करता है, एक्साइट करता है, उसको स्राव के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, महिलाओं में लेबर पेन क्रिएट करता है। लेबर पेन यानी जो प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा। ठीक है, बिफोर डिलीवरी जो पेन स्टार्ट होता है, जो पीड़ा स्टार्ट होती है, उसे लेबर पेन या प्रसव पीड़ा कहा जाता है। तो प्रसव पीड़ा शुरू करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। और इसीलिए इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, डिटेल से आप वो सारे हार्मोन्स को पढ़ लेना, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हर एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ठीक है, यानी जैसे जैसे एज है वो आपकी ओल्ड एज होगी, उस दौरान वो क्या हो जाएगी, ग्रंथि लुप्त हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको नहीं बताया था। ठीक है, थाइमस ग्रंथि के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया था। थाइमस ग्रंथि के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं बताया। ठीक है, कुछ चीजें आपकी कॉमन सेंस से भी होनी चाहिए। थाइमस ग्रंथि से आपको निकलने वाला हार्मोन बताया था थाइमोसिन। थाइमोसिन करता क्या है,
तो ये करता है लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। क्या? लिम्फोसाइट के निर्माण में सहायता करता है। और लिम्फोसाइट के बारे में आप पढ़ चुके, लिम्फोसाइट एक डब्ल्यूबीसी है और ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, शरीर की जो प्रतिरक्षा है उसको बढ़ाने का काम करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। एक चीज देखिए, बच्चों में एंटीबॉडी ज्यादा नहीं बनते क्या? बच्चों में लड़ाई से लड़ने की किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो ज्यादा होती है किसकी तुलना में? वर्ध की तुलना में। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, होगा क्या? थाइमस ग्रंथि है वो कम काम करेगी, थाइमोसिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो लिम्फोसाइट का निर्माण कम होगा, लिम्फोसाइट का निर्माण कम होगा तो शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या होता है, ओल्ड एज के अंदर थाइमस ग्रंथि है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। सबसे विकसित किन में होती है? बच्चों में होती है। और ध्यान रखना, बच्चों में इसके विकास के लिए क्या होता है, जो बच्चे खेलते हैं ना धूल मिट्टी, तो ये चीजें आवश्यक होती है। तो बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो किसकी तुलना में मजबूत होता है? ओल्ड एज की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 आपका था, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? ठीक है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है अपने ब्रेन में। मानव का जो मस्तिष्क होता है वहां स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी। थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को, क्योंकि इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो क्या करता है, व्यक्ति के सोने और जागने की स्थिति को नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखना, ब्रेन में स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि पिता का रक्त समूह है ए, यानी जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप दे रखा है, रक्त समूह है दे रखा है ए, और जो माता है उसका ब्लड ग्रुप दे रखा है, माता का ब्लड ग्रुप दे रखा है ओ हो, तो बताइए कि उनके पुत्र का रक्त समूह क्या होगा? उनका जो पुत्र या पुत्री है, उनकी जो भी संतान है, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो ठीक है, ये टॉपिक है वो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आपको हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो समझने में, लेकिन ध्यान रखना, अगर ब्लड ग्रुप वाला जो टॉपिक आप देखोगे, ठीक है, माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों का ब्लड ग्रुप याद करना, स्पेशल क्लास है उसके ऊपर, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं वो आपको बतानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, ए और ओ, जब भी माता पिता का ब्लड ग्रुप होगा तो जो संतान होगी उसका या तो ए होगा या फिर ओ होगा। ऐसे ही अगर ए बी और ओ आता ना, ए बी और ओ आता तो या तो ए आता या फिर बी आता, नहीं तो ए बी आता ना ही ओ आता। ध्यान रखना, स्पेशल जो केस मैंने आपको पूरा समझाने के बाद मैंने बताया था वो ये निष्कर्ष निकला था अपना, कि जहां भी ओ आ गया, माता पिता में जहां भी ओ आ गया, बच्चों में ए बी कभी नहीं हो सकता। समझ आ रही बात है? माता पिता में से अगर किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे का ए बी कभी नहीं होगा। ऐसे ही माता पिता में से किसी एक का अगर क्या आ गया, ए बी आ गया, किसी एक का ए बी आ गया तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ कभी नहीं होगा। आ रही बात समझे? माता पिता में किसी एक का ओ तो बच्चे का ए बी कभी नहीं, और माता पिता में से किसी एक का ए बी तो बच्चे का ओ कभी नहीं। उसके अलावा अगर उसमें ए आ रहा है तो ए होगा, अगर बी नाम कहीं दिख जाए तो बी भी हो सकता है, अगर ए बी नहीं है तो ओ भी हो सकता है। जैसे मैं कोई भी ब्लड ग्रुप, इसमें क्या होगा, ए और ओ है तो या तो ए आएगा या ओ आएगा। ऐसे में एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने ब्लड ग्रुप ले लिया ए बी और ए ले लिया, ठीक है, माता पिता में से किसी एक का ए बी दूसरे का ए है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? अब आपको ए दिख रहा है ना, ए लिख दीजिए, बी दिख रहा है बी लिख दीजिए। अब देखिए ओ लिखोगे क्या? ओ नहीं लिखोगे आप, क्योंकि ए बी आ गया और ए बी किसको नहीं आने देगा? ओ को नहीं आने देगा। तो फिर क्या आ सकता है? ए बी तो आ सकता है, खुद तो आ सकता है, लेकिन ए बी है वो ओ को नहीं आने देगा। ऐसे ही अगर होता ओ होता और ए बी होता, ये दोनों होते, तो फिर क्या होता? तो सर आपको पता है ए दिख रहा है तो ए लिख दीजिए, बी दिख रहा है बी लिख दीजिए। लेकिन एक चीज, ए बी आ गया क्या ओ लिखूं? ए बी आ गया क्या ओ लिखूं? नहीं, ओ नहीं हो सकता। और ओ आ गया इसलिए ए बी आ सकता है क्या? ए बी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए बी है तो बच्चे का या तो ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने सारी चीजें आपको पूरा डिटेल से बताया था, सारे जो भी संभावनाएं होती है सारी संभावनाएं लेके आपको करवा चुका हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ, धैर्य बनाए रखें। लैग्रैन्ज की द्विपयिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। इंसुलिन, ये तो बहुत ही डिटेल से बताया था मैंने। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय में 4 सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पेपी। ठीक है, कौन सी सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है पूरा डिटेल से बताया आपको। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन निकलता है। ये भी बताया कि लैग्रैन्ज के नाम के वैज्ञानिक ने इन चारों सेल्स की खोज की, इस एरिया की खोज की, इसलिए इसे लैग्रैन्ज का द्वीप कहा जाता है।
आपको ये बता रखा है कि लेग्रैंज का द्वीप है जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ स्थित होता है इतना तो याद रख ही सकते थे। ये कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लेग्रैंज का द्वीप कहाँ बता रहे थे? मस्तिष्क में बता रहे थे। अरे यार कॉमन सेंस होनी चाहिए, इंसुलिन हार्मोन मस्तिष्क से निकलता है, लेकिन नहीं पढ़ते हैं, क्या करें। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन जो होते हैं वो किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ऑप्शन में ग्रंथियां थी आपकी एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड। एड्रिनल और एक थी पिट्यूटरी और एक थी थाइमस, ठीक है। और ऑप्शन डी में था उपरोक्त सभी। सबको इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे उस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थाइमस ग्रंथि वो प्रतिरक्षण क्षमता वाला काम करती है, और एड्रिनल ग्लैंड भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड बताई थी। तो उसका ये तीनों ध्यान रखना। जीवन रक्षक हार्मोन सिर्फ एड्रिनल का बताया था मैंने आपको। एड्रिनल के दो भाग बताए थे, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स और मेडुला दो भाग बताए थे, दोनों से निकलने वाले हार्मोन डिटेल से बताए थे, प्रत्येक का कार्य बताया था। तो उसके अंदर नहीं बताया था क्या अगर एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स भाग विकृत हो जाता है तो जो उपापचयी प्रक्रम होते हैं वो बिगड़ जाते हैं और इस बीमारी को एडिशन बीमारी कहा जाता है। ये भी बताया था अगर कोर्टेक्स भाग पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो जाए तो विदिन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर अंदर व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं वो मैं आपसे क्लास में डिस्कस कर चुका था। जो बच्चे नए हैं जो देख रहे हैं, यानी जिन्होंने क्लास नहीं लिए, अगर पूरा डिटेल से आपको समझना है, ये 3 टॉपिक आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटे, तो आपकी सारी क्लासें हैं वो डिटेल से देखनी होंगी। उसके अलावा जो पहले जो क्लासें देख चुके हैं उसके बावजूद जो बच्चे गलती कर रहे हैं उन्हें सुधार की कहाँ जरूरत है, तो ध्यान रखना हर एक चीज का रिवीजन जरूरी है, ठीक है। जो भी पढ़ लिया आपने उसका बार बार रिवाइज करना, उसके अच्छे नोट्स तैयार करना, ये जरूरी है। तब तक आप याद नहीं कर पाओगे चीजों को जब तक आप खुद लिखोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे, ठीक है। तो इस सेशन को, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। इसके अलावा जो मैथ का बैच चल रहा है, मैथ के भी क्वेश्चन थे, ठीक है। मैथ वाला टेस्ट है वो मैथ की क्लास में आपको सोल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। मैथ के अब तक सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, दूसरा टॉपिक अभी चल रहा है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो मैथ की क्लासें भी आपको जरूर ज्वाइन करनी है। उसके अलावा हिस्ट्री की भी कुछ क्लासें हो चुकी है अपने चैनल पे, तो सारी क्लासें आपको लेनी है, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। धन्यवाद।